डियर स्टूडेंट्स, फॉरट्रैन में प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरट्रैन में यूज़ होने वाले कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। तो फॉरट्रैन में कांस्टेंट क्या होता है कि दिस इज़ द नंबर विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कि आपने एक बार जो उसको डिफाइन कर दिया ना, तो वो थ्रू आउट प्रोग्राम वो नंबर, उसकी वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड, उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये डाटा नेम्स होते हैं जो उन कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी वैल्यू थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। सपोज एक्स आपने एक बार 5 डिफाइन कर रखा है, एक बार 25 डिफाइन कर रखा है, तो 5 और 25 ये तो हो गए आपके कॉन्स्टेंट्स। और जो चीज़ इन कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज़ योर वेरिएबल। तो इन द प्रोग्राम, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो एक्स है उसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है ना। समटाइम्स इट्स 5, समटाइम्स इट्स 25, इट कैन बी डिफाइंड एज 100 एज वेल। तो दीज फैक्टर्स और कॉल्ड वेरिएबल्स। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं फॉरट्रैन की कॉन्स्टेंट्स की। फॉरट्रैन में दो तरह के कॉन्स्टेंट आपके पास हो सकते हैं, कि न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट हो सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में आपके पास इंटीजर कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, या फिर रियल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। रियल कॉन्स्टेंट में अगेन दो कैटेगरीज हो सकती हैं। रियल कॉन्स्टेंट आपके या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकते हैं। बात करें नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की, नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं और लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। अब वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि ये डिफरेंट कॉन्स्टेंट क्या है और उनको किस तरीके से लिखा जाता है फॉरट्रैन में। तो इंटीजर कांस्टेंट की बात करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट को आप हमेशा एक होल नंबर से लिखेंगे और उसमें कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शनल पार्ट, कोई एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं होना चाहिए। जस्ट एक होल नंबर आपका होना चाहिए और इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पार्ट। इसमें आप प्लस या फिर माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी साइन नहीं यूज़ किया तो प्रोग्राम उसको प्लस साइन ही कंसिडर करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज +886, तो यहाँ पे प्लस साइन अगर आप ना भी लिखते, 886 ही लिखते, तो भी आपका ये एक इंटीजर कांस्टेंट ही कहलाता। अगर आपने नेगेटिव साइन मेंशन किया है तो दैट वुड बी योर -58 ओनली। आपके जो डिफरेंट डिजिट्स हैं इनके बीच अगर आप स्पेस देंगे तो फॉरट्रैन उस स्पेस को इग्नोर करेगा और उसको एज इट इज़ रीड करेगा। तो जो फॉरट्रैन लैंग्वेज है उसमें डिजिट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इग्नोर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले आपके एग्जाम्पल क्यों नहीं है इंटीजर कांस्टेंट के? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल यूज़ कर लिया, यहाँ पे कॉमा यूज़ कर लिया, यहाँ पे फ्रैक्शनल यूज़ कर लिया और यहाँ पे एक सिंबल यूज़ कर रखा है। तो जब आप बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट की तो उसमें ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। रियल कांस्टेंट में दो बातें हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म हो सकती है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकती है। फ्रैक्शनल जो फॉर्म है उसमें डेसिमल आपका आएगा और उसमें प्लस और माइनस साइन आ सकता है। अगर आपने कोई भी साइन नहीं लगाया तो उसको वो प्लस कंसिडर करेगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, ये सारे वैलिड एग्जाम्पल है। इसमें जो स्पेस भी आ गया तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि फॉरट्रैन के लिए स्पेस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, वो उसको कंसिडर नहीं करता। ये सारे टर्म इनवैलिड क्यों है? इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें आपने कॉमा यूज़ कर लिया, इसमें आपने सिंबल यूज़ कर लिया। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस कैटेगराइजेशन में। बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या लिखना है? सपोज आपको लिखना है दिस इज़ योर टर्म, मान लो कि आपको ये लिखना है। पहली बात तो क्योंकि ये आपका रियल कांस्टेंट की कैटेगराइजेशन की आप बात कर रहे हैं तो आपका ये रियल नंबर होना चाहिए, उसमें डेसिमल वगैरह रहना चाहिए। तो अगर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है फॉरट्रैन लैंग्वेज में तो आप इसको लिख सकते हैं -0.123। 10 को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेस है उसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं, E24। इसको लिखते हुए क्या बात है आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो आपका डेसिमल है, जो डेसिमल वाला नंबर है वो एक्सपोनेंट में नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है -8.6, ये वैलिड नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंट में इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए। बट एक्सपोनेंट्स में नेगेटिव आ सकता है और जो आपका मेंटिसा है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आप ले लो, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड। और यहाँ पे देखें कि ये जो सिंबल है इसको फॉरट्रैन नहीं समझती है, ठीक है? तो आप इस सिंबल को एज मल्टीप्लिकेशन फॉरट्रैन में नहीं यूज़ कर सकते। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि आपने इसमें एक्सपोनेंशियल की कोई पावर ही नहीं डिफाइन करी। और ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमा लगा रखा है। तो आप जब भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें कौन सी टर्म किस तरीके से लिखनी है उस चीज़ को जानने के लिए ये जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स की।
जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फोर्ट्रेन में आयोटा का और आयोटा की फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब फोर्ट्रेन में समझे नहीं जा सकते। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस कैटेगरी को कवर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक अलग रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करनी पड़ेगी कांस्टेंट में। तो वो रिप्रेजेंटेशन है रियल 1 प्लस आयोटा रियल 2। इसमें अगर आपका x प्लस आयोटा y है, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो फोर्ट्रेन में इसको लिखने के लिए आप सिंपली एक ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और बीच में कॉमा लगाते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका रियल नंबर होता है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्ट्रेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल टर्म को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइन आप लगाएं या ना लगाएं, इट इज़ अप टू यू। अगर आप इसको पॉजिटिव की जगह यहाँ पे 6.66 भी लिखते तो भी ये वैलिड होता, लेकिन ये क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इंटीजर्स हैं, इंटीजर अलाउड नहीं है इसमें। यहाँ पे आपके फ्रैक्शनल या फिर जो आपके रियल नंबर्स हैं सिर्फ वही अलाउड हैं। अब हमने बात करी थी कि नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट में दो कैटेगरीज थी, एक कैरेक्टर कांस्टेंट था, एक लॉजिकल कांस्टेंट था। तो कैरेक्टर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उसमें आप सारे लेटर यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं 0 to 9, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं और ब्लैंक स्पेस भी वैलिड है। लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट को अगर आपने डिस्टिंक्ट करना है तो आपको इसमें कॉमास के अंदर उस टर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ये है, इसको आपने कैरेक्टर कांस्टेंट का नाम देना है तो आप इसको इस तरीके से कॉमास में करेंगे और इसमें आपने अपर केस और लोअर केस दोनों यूज़ करे हैं तो ये वैलिड है। ये जो नंबर है ये भी वैलिड है। जो डिफरेंट टर्म्स हैं इसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इसमें डबल कॉमास यूज़ कर लिया, लेकिन हमने कहा था कांस्टेंट के लिए सिंगल कॉमा ही यूज़ करना पड़ेगा। जो सिंगल कोट है सिर्फ वही यूज़ होंगे। जो रामा है ये आपका जो कैरेक्टर कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने इसमें कोई कोटेशन मार्क नहीं लगाया। और जो स्पेशल कैरेक्टर है इसमें कोई हार्ट वाला स्पेशल कैरेक्टर फोर्ट्रेन को स्टडी नहीं कर, मतलब फोर्ट्रेन कांट लाइक एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर। तो अगर आप ये फोर्ट्रेन में लिखेंगे तो सिंटेक्स एरर आपका आएगा। तो जो कैरेक्टर है वो जो स्टडी कर सकता है फोर्ट्रेन वो ये ही है। इसमें कोई दूसरे कैरेक्टर, ये इमोजी वगैरह ये फालतू चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल कांस्टेंट्स की। लॉजिकल कांस्टेंट्स में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। लॉजिकल कांस्टेंट में आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स, दो ही स्टेटमेंट आएंगी। तो आपको जब भी ट्रू फॉल्स लिखना है किसी लॉजिकल स्टेटमेंट में तो वो जो ये जो डॉट्स हैं इनके अंदर ही रहना चाहिए। यू मस्ट यूज़ द पीरियड्स वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ द लॉजिकल कांस्टेंट्स। सपोज है यहाँ पे ट्रू है, ये बिल्कुल वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखती ये भी वैलिड था, लेकिन ये फॉल्स क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ पे पीरियड्स का यूज़ नहीं कर रखा। अगर आप सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही लिखना चाहो कि आपको आप मतलब व्हाट यू विश कि आपका जो सिर्फ टी है इसको ही रिकोगनाइज कर ले फोर्ट्रेन कि एज ट्रू, ऐसा नहीं होता है। आपको कंप्लीट ट्रू ही लिखना पड़ेगा, आपको फॉल्स भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको लोअर केस में लिखे, अपर केस में लिखे, उतना फ्रीडम है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ टी करना चाहें तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तो हुई बात आपकी कांस्टेंट्स की। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल नेम टाइपिंग दो तरीके से हो सकती है। एक इम्प्लिसिट टाइपिंग हो सकती है, एक एक्सप्लिसिट टाइपिंग हो सकती है। इम्प्लिसिट में डिफ़ॉल्ट रूल टाइप है और एक्सप्लिसिट में टाइप स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं आप, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। समझते हैं ये क्या है, क्या बात कहना चाह रहा है ये इसमें। जो इम्प्लिसिट टाइपिंग है उसमें आपने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रूल सेट कर रखा है। क्या रूल है? आपके जो भी लेटर्स आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर वो I, J, K, L, M, N इनमें से किसी एक से भी शुरू होता है ना तो वो वेरिएबल, तो उस वेरिएबल का नाम आप इंटीजर देंगे। अगर I, J, K, L, M, N को छोड़ के बाकी किसी भी लेटर से आपका जो वेरिएबल शुरू होता है उसको आप एक रियल वेरिएबल कहेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेटिंग कर रखी है कि अगर आपका लेटर I, J, K, L, M, N से शुरू हो रहे हैं तो आपका वो वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल है। अगर इनको छोड़ के बाकी किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रखा है तो दैट इज़ अ रियल वेरिएबल। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका था वेरिएबल लेंथ, बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम L, तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है इट इज़ अ इंटीजर वेरिएबल। अगर L, M, I, J, K, L, M, N इनमें से कोई भी जो अल्फ़ाबेट है उससे शुरू हो रहा है आपका लेटर तो दैट इज़ एन इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इनको छोड़ के बाकी किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है देन दैट इज़ रियल बाय डिफ़ॉल्ट। एग्जाम्पल दे रखे हैं
यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका जो स्टार्टिंग के लेटर है वो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये रियल है, इंटीजर है। लेकिन इस चीज़ को आप डिफाइन तो, बट जब आप बात करते हैं करेक्टर्स की, कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल वेरिएबल्स की, तो उसमें ये फेल हो जाता है, क्योंकि बाय इम्प्लिसिट बाय रूल आप जो करेक्टर्स हैं उनको इंडिविजुअली नहीं कह सकते हैं कि अगर आपका स्टार से शुरू हो रहा है, फिर डॉलर साइन से शुरू हो रहा है तो आप उसको वेरिएबल, तो दैट विल कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, राइट। तो इसके लिए आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा डिफाइन करने का वेरिएबल्स। तो इसमें आपके दो तरह के तरीके हैं। पहला तो आप टाइप स्टेटमेंट, टाइप स्टेटमेंट से आप किस तरीके से वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। आप क्या करते हैं, आप प्रोग्राम, देखिए पहले सिंटेक्स समझते हैं इसका, कि पहले तो ये इसको लिखते हुए हम प्रोग्रामिंग में अगर हमें कोई भी चीज़ एज वेरिएबल डिफाइन करना है तो टाइप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो उसका टाइप बताइए कि कौन सा टाइप डिफाइन करना चाहते हैं, फिर वेरिएबल की कैटेगरीज लिखे कि आप किस वेरिएबल को किस टाइप के अंडर लेके आना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, अगर आपको सम, SUM एंड VAR, दीज आर टू वेरिएबल्स, इसको आप अगर इंटीजर डिफाइन करना चाहते हैं तो टाइप स्टेटमेंट में आप इसको लिख सकते हैं इंटीजर सम वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रही है सम और वेरिएबल को एज इंटीजर। अगर मैं अलाउ को एक लॉजिकल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रही हूँ तो टाइप स्टेटमेंट की हेल्प से मैं सबसे पहले लिखूंगी इसका जो टाइप, कि कौन सा टाइप का वेरिएबल है, लॉजिकल वेरिएबल है, और किसको हमें करना है लॉजिकल वेरिएबल, अलाउ को लॉजिकल वेरिएबल हमें डिफाइन करना है। तो लॉजिकल के बाद अगर मैं अलाउ लिखती हूँ तो टाइप स्टेटमेंट से ये अलाउ जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो एक लॉजिकल वेरिएबल ही डिफाइन होगा। तो इस तरीके से यूजिंग टाइप स्टेटमेंट यू कैन डिफाइन यूर डिफरेंट वेरिएबल्स। इसको समझते हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं, IJK एक रियल वेरिएबल है, इस स्टेटमेंट से ये दिख रहा है। लेकिन आप कभी कभी टाइप वेरिएबल की जगह एक और स्टेटमेंट से वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, वो स्टेटमेंट है इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। इम्प्लिसिट में आप क्या यूज़ करते हैं, पहले आप लिखेंगे इम्प्लिसिट, फिर आप टाइप लिखोगे, मतलब वो एक इंटीजर आप डिफाइन करना चाह रहे हो, एक रियल वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हो, या कैरेक्टर वेरिएबल आप डिफाइन करना चाह रहे हो। उसके बाद आप स्ट्रिंग लिखेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक आप उसको क्या डिफाइन करना चाह रहे हो। जैसे हमने बात करी थी आपका जो इम्प्लिसिट वेरिएबल्स था, उसमें आपने 3-4 आपने IJK LMN उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे आपने रियल डिफाइन कर रखे थे। इसमें आप डिफरेंट सेटअप जो डिफरेंट स्ट्रिंग्स है वो उठा सकते हो यूजिंग इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। तो इम्प्लिसिट स्टेटमेंट में अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, ये एग्जांपल क्या कह रहा है, इट इज़ सेइंग अकॉर्डिंग टू इम्प्लिसिट स्टेटमेंट A to E जितने भी आपके जो वेरिएबल्स हैं वो शुरू हो गए वो सारे के सारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं। अगर L पे L to P कोई भी आपका, इफ़ यू आर डिफाइनिंग सम वेरिएबल और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो L से P के बीच में लाई कर रहा है तो वो वेरिएबल एक रियल वेरिएबल होगा। अगर X Y Z से शुरू हो रहा है आपका तो उसके बाद वो वेरिएबल होगा एक कैरेक्टर वेरिएबल। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अमाउंट आपका A से शुरू हो रहा है और इस सीरीज़ ये स्टेटमेंट जो आप प्रोग्राम में लिख रहे हैं वो कहती है कि A से लेके E तक शुरू होने वाले कोई भी वेरिएबल टाइप एक इंटीजर होगा। तो अमाउंट विल बी इंटीजर, वाई बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम A। लोन इज रियल, वाई बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम L एंड L to P हैज़ बीन डिफाइंड एज रियल वेरिएबल। वाई Z इज ए कैरेक्टर बिकॉज X Y Z आर कैरेक्टर वेरिएबल्स। तो यहाँ से इम्प्लिसिट स्टेटमेंट की हेल्प से आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स को डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमने एक ही प्रोग्राम में टाइप स्टेटमेंट भी यूज़ कर रखी है और इम्प्लिसिट स्टेटमेंट भी यूज़ कर रखी है और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, मतलब किसी वेरिएबल को टाइप स्टेटमेंट तो मान लो इंटीजर कह रही है और उसी वेरिएबल को जो इम्प्लिसिट स्टेटमेंट है वो एक रियल वेरिएबल कह रही है। तो अगर आपको एक ही प्रोग्राम में टाइप स्टेटमेंट और इम्प्लिसिट स्टेटमेंट आ रही हैं और वो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट दे रही है तो आप कौन सा चूज़ करेंगे, देन यू विल चूज़, देन द टाइप स्टेटमेंट विल ओवरराइड द इम्प्लिसिट स्टेटमेंट। तो आप उसमें जो टाइप स्टेटमेंट है उसको चूज़ करेंगे, जो वो कह रही है वो आपका प्रोग्राम पिक करेगा। तो फोर्ट्रन की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि इसमें जो टाइप स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा वेट दे रखा है। तो अगर किसी भी प्रोग्राम में टाइप स्टेटमेंट और इम्प्लिसिट स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन आ रहा है किसी वेरिएबल को डिफाइन करने में, तो उस केस में जो आपका प्रोग्राम है वो जो टाइप स्टेटमेंट उस वेरिएबल को डिफाइन कर रही है ना उसको पिक करेगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए टू टी, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट की हेल्प से हमने ए टू टी को कह रखा है एक इंटीजर, लेकिन टाइप स्टेटमेंट कह रही है कि एवरेज एक रियल है, तो एवरेज मतलब ए से शुरू होने वाला। तो अगर मैं कहूँ कि अब एवरेज अब रियल है या फिर इंटीजर है, ये कहाँ से पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा इस स्टेटमेंट से, क्योंकि टाइप स्टेटमेंट हमेशा ओवरराइड करती है इम्प्लिसिट स्टेटमेंट को। इसका मतलब है कि एवरेज एक रियल वेरिएबल हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सपोज एनी नंबर, सपोज मैं बॉय कह रही हूँ कि बॉय एक रियल वेरिएबल है या एक इंटीजर वेरिएबल है। बॉय एक रियल वेरिएबल होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो आपका टाइप स्टेटमेंट है वो कह रही है कि आपका बॉय इज़ अ रियल वेरिएबल। और अगर इम्प्लिसिट स्टेटमेंट की तरफ देखें तो दैट इज सेइंग कि ए टू टी आर ऑल आर इंटीजर, तो इसका मतलब बॉय इज़ एन इंटीजर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इम्प्लिसिट। लेकिन because your type statement always overrides over implicit statement, that means your variable that is starting from B, that is a real variable. And that would be all. Thank you.